Monday, February 24th, 2025, 1 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो दो बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे मैं आज आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन, लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूं। एक तो आज का दिन यूक्रेन रूस की जंग की तीसरी एनिवर्सरी ऑफ वॉर है। और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, प्रेसिडेंट मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मिल रहे हैं। और कल की बड़ी खबर आई जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जर्मनी के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए। एएफडी, जिसको जर्मन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया फार राइट की पार्टी कहता है, और उनकी जो लीडरशिप है वो इसको लिबर्टेरियन पार्टी कहती है, वो भी बहुत आगे इस वक्त आ चुकी है। और उन्होंने भी 152 सीट्स जर्मन पार्लियामेंट में अब तक के एग्जिट पोल्स के मुताबिक हासिल कर लिए हैं, यानी 630 सीट्स हैं जर्मनी की पार्लियामेंट में। और एएफडी की जो वहाँ पे जमात है वो इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन में, आज से 3-3.5 साल पहले जो जर्मनी के इलेक्शन हुए थे, उसमें उनके 10% वोट थे, अब वो 20.4% वोट पे आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको मुबारकबाद दी है, और वैसे तो उन्होंने जर्मनी को मुबारकबाद दी है, लेकिन ये हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, एलन मस्क, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सबकी हमदर्दियाँ एएफडी के साथ थी। लेकिन जो पार्टी जर्मनी के इलेक्शंस में जीती है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हैं, वो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीडीयू की पार्टी, यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन जो पार्टी है वो और उसका ग्रुप ये ज़्यादा सीटें लेकर गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने 208 सीटें ली हैं। और ओलाफ शोल्स की पार्टी, जो इनकम्बेंट चांसलर हैं, जर्मनी के हेड ऑफ द स्टेट हैं, इनकी पार्टी गालबन 120 सीटें जीत सकी है, और इनकी जो परसेंटेज है वो कोई 16.2% के करीब आई है। लास्ट इलेक्शन में इनकी जो थी परसेंटेज हायर थी, इसीलिए इन्होंने सरकार बनाई थी। मगर 3 पार्टियों का वहाँ पे कोलिशन था जिसकी वजह से वो सरकार चल रही थी। फिर एक पार्टी ने इनसे डिसिडेंट किया कपल मंथ्स बैक, फिर स्नैप इलेक्शन अनाउंस हुए। तो एलिस, अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पे, एलिस वाइडल जो एएफडी पार्टी की हैं हेड हैं, जिनको एलन मस्क ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी नाम लेके सपोर्ट तो नहीं किया, मगर एलन मस्क ने नाम लेके सपोर्ट किया। और जेडी वैंस अभी रिसेंटली जब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो वो एलिस वाइडल से वहाँ पे मिले थे। मिस्टर मर्स जो हैं, फ्रेडरिक मर्स, ये कंजर्वेटिव पार्टी के हेड हैं, और ये अगले चांसलर बनते हुए हमें दिख रहे हैं, इसलिए कि इनके 29% इन्होंने वोट हासिल किए हैं। और इनकी सीट्स आउट ऑफ 630 जर्मनी की जो सीट्स हैं, उनमें से 208 अब तक की जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, जो ऑलमोस्ट फाइनल ही लगते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, 208 सीट्स लेते हुए इनकी पार्टी नज़र आ रही है। तो ये अलायंस बनाएगी मोस्ट लाइकली एसबीटी के साथ, यानी ओलाफ शोल्स की पार्टी के साथ, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऐलान कर चुके हैं कंजर्वेटिव्स ऑफ जर्मनी के हम जो मोस्ट कंजर्वेटिव्स ऑफ जर्मनी हैं, यानी एएफडी हैं, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। एएफडी को प्रो नाजी पार्टी कहा जाता है। एएफडी को एक तरह से वहाँ पे बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, और सभी पार्टियां कहती हैं हम अलायंस नहीं करेंगे। मगर इसके बावजूद एएफडी की सेकंड पोजीशन आई है। उन्होंने 20.4% वोट सिक्योर किए हैं, यानी जर्मनी में हर 5 में से 1 ने वोट दिया है एएफडी को।
और इनकी पार्टी को, जो कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, तो इनको 5 में से 1.5 के करीब, यानी 1.5 बंदे ने 5 में से इनको वोट दिया है। और ओलाफ शोल्स की पार्टी को तो एक बंदे ने भी 5 में से वोट नहीं दिया, कोई पॉइंट शायद 75 हार्डली बनेंगे। ग्रीन पार्टी के उतने ही रहे हैं परसेंटेज, ऑलमोस्ट जितने लास्ट इलेक्शन में थे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी वो इनकी थी ओलाफ शोल्स की, ग्रीन पार्टी के साथ और लेफ्ट की पार्टी के साथ इन्होंने मिल के अलायंस किया था। अब कंजर्वेटिव पार्टी अगर तो अलायंस करती है एसपीडी के साथ, जो ओलाफ शोल्स की पार्टी है, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव के लोग हैं और वो सोशलिस्ट लोग हैं। और बहुत बड़ा जो इस इलेक्शन में एजेंडा था वो इलीगल माइग्रेंट्स का और इवन माइग्रेशन का था, क्योंकि एलिस वाइडल कह रही हैं कि मैं बॉर्डर बंद कर दूंगी अगर मुझे चुना गया। लेकिन बहरहाल उनको चांसलर बनने का चांस तो नहीं मिलेगा, मगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी उनकी, और उनकी पार्लियामेंट में बहुत बड़ी से होगी, बिकॉज वो अपोजिशन में बैठी हुई हैं। और सीडीयू, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन्होंने भी इस मुद्दे को लिया है और इन्होंने भी कहा है कि हम बॉर्डर्स को बंद कर देंगे। अभी लास्ट मंथ ही सीडीयू के मिस्टर फ्रेडरिक ने एक वोट ऑफ जो है बिल पेश करने की कोशिश की थी, इनफैक्ट जर्मन पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने पहले स्टेप पे मदद ली थी उस वक्त एएफडी की। लेकिन बाद में फिर वो रिट्रीट कर गए और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये बात तय है कि कंजर्वेटिव पार्टी उनके साथ नहीं चलेगी। अगर ना चलेगी तो इसका फ़ायदा इनफैक्ट इससे अगले इलेक्शन में एएफडी को और होगा। कंजर्वेटिव पार्टी जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो ये सोचते हैं कि फ्रेडरिक को अलायंस करना चाहिए एएफडी के साथ, जो वो अभी पहले स्टेप के तौर पर शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी किया है और जर्मनी में बहुत मुखालफत भी है एएफडी की। क्यों मुखालफत है, इस पे भी हम आने वाले आगे कुछ मिनटों में बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ हम आज की इम्पॉर्टेंट खबर, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं वाइट हाउस के अंदर। और ये आज की हमारी लाइव कन्वर्सेशन का दूसरा बड़ा मुद्दा है कि तीसरी बरसी यानी 3rd एनिवर्सरी ऑफ द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आज दुनिया रिमेंबर कर रही है। अभी भी जंग चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक पीस डील चल रही है। और अभी पिछले 3-4 रोज़ दिनों में हमने प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में बहुत गर्मा गर्मी देखी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयानात देखे, जो ज़्यादातर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ज़ेलेंस्की तुम जल्दी करो इस पीस डील को, अगर तुमने जल्दी ना की तो फिर तुम्हारा देश यूक्रेन मुझे बचता हुआ नज़र नहीं आता। ये बात की। फिर मिनरल्स की बात की, उन्होंने कहा हमने जो $300 बिलियन से ज़्यादा तुम्हें मदद दी है, यानी यूक्रेन को मिलिटरीली और दूसरी मदद भी दी है, उन्होंने कहा कि वो हम वसूल करेंगे पैसा मिनरल से और डील तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसन ने कल ही कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो डील है मिनरल्स के राइट्स के हवाले से जल्द ही ज़ेलेंस्की के साथ साइन हो जाएगी। ज़ेलेंस्की बहुत रिलक्टेंट थे इस डील को साइन करने के लिए भी, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं किसी किस्म की पीस डील को भी नहीं मानूंगा अगर हमारी पीठ पीछे वो हुई। मुझे यूँ लगता है कि ज़ेलेंस्की अपनी अब फेस सेविंग चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जंग हार चुके हैं। लग ही नहीं रहा, सारी दुनिया को पता है कि यूक्रेन और ऑफ कोर्स उसके साथ वेस्टर्न वर्ल्ड भी, यूरोपियन यूनियन भी और अमेरिका का ही ये सारे का सारा मैस था, वो आलमोस्ट इसमें से हार गए हैं। तो अब वो सारे के सारे एग्जिट स्ट्रेटजी फेस सेविंग चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ये मौका दे रहे हैं, अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड को फेस सेविंग का मौका दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और ये जो आपको शोला बयानी
नज़र आती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फायरी किस्म के स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये सिर्फ दिखावे के हैं, सब एक दूसरे को फेस सेविंग देने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट मैक्रॉन इस वक्त मौजूद हैं वाइट हाउस में, और 2-3 रोज़ बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज हम आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन में कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इनके आपको जवाबात भी देना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हो सके तो हमें आप पेपॉल, पैट्रियन, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। बातचीत आपके साथ हो रही है 2 बड़े मुद्दों पे, यूक्रेन और रशिया की जंग की 3री एनिवर्सरी इस जंग की आज याद की जा रही है, जो भी जंग चल रही है। और इसके साथ साथ AFD का राइज, क्या मतलब है इससे, क्या इसको मैसेज इससे मिलेगा, मैं ऐसे ही टच करना चाहता हूँ। अभी 2 रोज़ पहले CPAC में, जो कंजर्वेटिव्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कई इंपॉर्टेंट स्पीचेस हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसमें गए, JD वैंस भी गए, एलॉन मस्क भी गए, मगर एक स्पीच जिसमें प्राइम मिनिस्टर इटली जॉर्जिया मेलोनी ने कोई 14 मिनट की वो ऑलमोस्ट कोई स्पीच थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जो कंजर्वेटिज़म है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वोकिज़म को ख़त्म होना चाहिए। और उस स्पीच में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और फिर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया जॉर्जिया मेलोनी ने, और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो ये बातचीत आपके साथ हो रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी लेना शुरू करते हैं और मेरी कोशिश है कि जितने आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको हम एड्रेस करें। नदीम शाह साहब का हमें रेगुलरली वॉच करते हैं मिल्टन से, थैंक यू वेरी मच। इनका क्वेश्चन है शायद वो लिखना चाह रहे हैं, व्हाट डज AFD राइज इन जर्मनी मीन। देखिए, व्हाट डज AFD राइज इन जर्मनी मीन, बिल्कुल AFD का जो राइज है वो तो बाकी पार्टियां तो यही कह रही हैं कि हम AFD के साथ अलायंस नहीं करेंगे, ये नाजी हैं। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात एलिस वाइडल ने नहीं की नाजियों वाली। वो खुद इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत फार राइट की या कंजर्वेटिव उनको कहा जाता है, वो खुद को फार राइट की नहीं कहती। वो कहती हैं कि मैं जो हूँ वो लाइबर्टेरियन हूँ। उनकी पार्टी में ज़्यादा तक मेल पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन बहुत कम फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, और वो उसकी हेड हैं एलिस वाइडल। और इसके साथ साथ एक और लेडी है जो यूरोपियन यूनियन की भी MP हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन एंडरसन, वो भी इस पार्टी में है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह कि ये जिनको जर्मनी का मीडिया या इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया फार राइट के कहते हैं, ये खुद जो लेडी हैं ये लेस्बियन हैं, और इनकी जो पार्टनर हैं वो श्रीलंका से उनका ताल्लुक है, मिस सारा बोसार्ड उनका नाम है। और ये दोनों का कपल ये स्विट्ज़रलैंड रहता है, और स्विट्ज़रलैंड में रहने के बावजूद मिस एलिस का जो काम है वो जर्मनी के एक शहर में है। इंटरेस्टिंग बात यह कि कल जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स उनके आ रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो मैं ऐसे ही गैस कर रहा था कि ये जो कपल रहता तो स्विट्ज़रलैंड में है और ये जर्मनी की इलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, तो ये कहाँ रहता होगा। तो मैंने ऐसे ही गैस किया, चूँकि मैं वहाँ ट्रेन से 2 बार गुजरा, स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी गया, तो मैंने कहा हो सकता है कि ये इस इलाका में कहीं रहते हो, जो इटली से अगर आप जर्मनी की तरफ जाएं तो एक शहर है आइजन डेल, शायद उसका नाम है, आइजनस्टेन, माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे नहीं उस वक्त पता था, कि मैंने गूगल बाद में किया, फिर मैंने कहा कि कॉन्स्टेंस एक शहर है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ, मैं भी उस शहर में गुजरा हूँ। ये ज्यूरिख के बिल्कुल करीब है, एक छोटा सा देश है लाइचेस्टेन, इस तरह का देश, मैं उसमें 2 बार जा चुका हूँ, छोटा सा देश है। तो मैंने गैस किया कि ये कहीं आसपास वही रहते होंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं गूगल करके चेक करूँ, तो गूगल किया तो आई वाज शॉक्ड
अबाउट माई पर्सनल गैस कि वो वाकई उसी एरिया में रहते थे और उसी एरिया में वो काम करते थे। यानी स्विट्ज़रलैंड में रहता है ये कपल, और वही जो कॉन्स्टेंस के करीब की लेक है वहीं पे ये लोग रहते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रेन है, जो लोग अगर वहाँ रहते हैं तो वो ट्रेन का एक जर्नी है जो ज्यूरिख से जाता है एक्चुअली वुदास को, और वुदास से होता हुआ कॉन्स्टेंस को जाता है। तो एनी हाउ ये वहाँ के हैं। अब आपका बेसिक क्वेश्चन नदीम साहब कि क्या इसका मतलब क्या है कि एएफडी का राइज। एएफडी साफ कहती है कि नो मोर इमिग्रेंट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि एएफडी की जो हेड हैं वो तो बहुत कोट अन कोट लिबरल माइंड की हैं, जो लेस्बियन है, और उनकी जो पार्टनर है वो श्रीलंका से उनका ताल्लुक है। वो आई गेस के वो शायद बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूरोप हैं, जैसा कि उनकी पिक्चर्स आम अवेलेबल हैं। तो इसके बावजूद वो ये बात करती हैं कि हमें इमिग्रेशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इमिग्रेशन हो रही है इलीगल, जो असाइलम सीकर्स हैं और जो सारा गंद है, उससे उनके पर्सनल व्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने देश के बारे में सोच रही है कि उनका देश बर्बाद हो रहा है, ये नहीं चलेगा। तो यही प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ अब अमेरिका में कर रहे हैं, यही जॉर्जिया मेलोनी इटली में काफ़ी हद तक कर रही हैं। उन्होंने भी कल अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया। यही काम एलिस वाइडल भी करना चाहती हैं। जीती तो वो नहीं है, मगर सेकंड नंबर पे उनकी पार्टी आई है। उनकी पार्टी का जो राइज है नदीम साहब, उसका मतलब है कि बाकी जो पार्टियां हैं जर्मनी में अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली इन जर्मनी, अक्रॉस द बोर्ड यूरोप, सारी पार्टियों को, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हैं, ग्रीन पार्टियां हैं, सबको कान हो गए हैं कि वहाँ की जनता अब ये मैस इमिग्रेशन नहीं चाहती, इलीगल इमिग्रेशन नहीं चाहती। सब वहाँ पे अब ये सोचते हैं कि इनफ इज़ इनफ। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सीडीयू के नंबर आए वो भी इमिग्रेशन के शदीद खिलाफ है। वो भी कहते हैं हम सबसे पहला स्टेप यही लेंगे। और एसपीडी जिसके हेड ओलाफ शोल्ज थे, उन्होंने जो गंद किया था, लेकिन बाय द वे सीडीयू, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो पहले वहाँ पे चांसलर रह चुके हैं कई साल तक, मागला, तो उन्होंने तो बहुत ही बेड़ागर किया था, अगर मुझे ठीक से उनका नाम याद आ रहा है। तो उस लेडी ने तो अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे, हालांकि वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी। तो इसीलिए तो जेडी वैंस ने वहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए कहा कि यूरोप का मेंटली दिवालिया हो चुका है, मेंटली बैंकरप्सी हो चुकी है यूरोप की, कि जिस कॉन्टिनेंट में कंजर्वेटिव्स का ये इतना बुरा हाल हो, तो अब वहाँ पे हम लिबरल से क्या गिला करें। बाय द वे यहाँ पे भी अब कनाडा में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ की भी कंजर्वेटिव पार्टी का बिल्कुल मेंटली दिवालिया है। एक ही पार्टी बची है जो कॉमन सेंस की बात करती है, वो मैक्सिम बर्नियर की है, पीपीसी। एनी हाउ, ज़रा लंबी बात होगी, मगर आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम कुछ और क्वेश्चंस लेते। जी, मिस ज्योति गुप्ता का ब्रैम्पटन से है, वाई अदर पार्टीज इन जर्मनी ट्रीट एएफडी एज अछूत अनटचेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की, ये वाकई इंटरेस्टिंग आपने एंगल लिया कि उसको क्यों अनटचेबल समझा जाता है। आई डोंट नो, ये हमारा भारतीय एक्सप्रेशन है अछूत, आजकल यूज़ भी होता है कि नहीं होता, लेकिन आई थिंक जो आपने कोमा में लिखा अनटचेबल, दैट साउंड्स बेटर। जर्मनी का मीडिया मैं बहुत सुनता रहता हूँ, खासतौर डॉचे वेले जो उनका टेलीविज़न है। इसी तरह मैं फ्रांस का फ्रांस 24 भी बहुत देखता हूँ। वहाँ से बहुत ये यूरोपियन जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इनसे बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आती है। बीबीसी तो खैर पुराना मीडिया है, यूके का है, और बीबीसी बहुत ज़्यादा रेडिकल लेफ़्ट की तरफ जा चुका है। ये फ्रांस 24 भी बाय द वे रेडिकल लेफ़्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, और DW भी, लेकिन ज़रा कम, बीबीसी से ज़रा कम। तो वहाँ पे यही बताया जाता है, ये जो यूरोपियन टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, एक और है यूरो न्यूज़ भी, वो भी एक इंटरेस्टिंग नेटवर्क है। ये सब के सब यही बताते हैं कि जी ये नाजी हैं। अच्छा, कोई वो बात ऐसी तो करते नहीं है कि जी कोई मतलब ना वो इज़राइल की बात करते हैं, जितनी ये फार राइट की, कोट अन कोट, वो खुद को फार राइट के नहीं मानते, ये जो जितनी फार राइट की या राइट की पार्टियाँ यूरोप की, इनफैक्ट ये तो बहुत प्रो इज़राइल है। इनके यहाँ कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ज्यूज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बाय द वे,
अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रंप हो, उनकी रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, वो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल है। क्योंकि जूदा क्रिश्चियन कल्चर जो है वो एक ही कल्चर है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में भी आपको कुछ ऐसे वाइट सुप्रेमिस्ट मिल जाएंगे, जर्मनी में भी मिल जाएंगे, पूरे यूरोप में मिल जाएंगे, जो इजराइल या जूस पे ये आजकल आरोप लगाते हैं कि भाई आपने हमारा जो है ना नाता, सॉरी, जो 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 आपने हमारा जो संबंध है वो बहुत ख़राब किया, यानी जूदा क्रिश्चियन जो संबंध है वो ये गला करते। वो कहते हैं कि आप ज्यूज ने लेफ्ट की आइडियोलॉजी को बहुत प्रमोट किया, चूंकि आप विक्टिम थे और विक्टिम होने की वजह से जो जो विक्टिम भी हुआ आपने उस सब विक्टिम्स का साथ दिया। और अब वो राइट की पार्टियां ये कह रही हैं, या उनके अंदर से कुछ एलिमेंट्स जूस ग्रुप से ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, जो कुछ हुआ माजी में गलत था, बहुत ही गलत हुआ, हम मानते हैं ये बात, लेकिन अब आप 80 साल से उसी हमारी गलती को आगे पकड़ के जो लेके चल रहे हैं वो भी हम मानते हैं कि कोई बुरी बात नहीं है, ताकि आगे इस तरह का माहौल ना बने, लेकिन हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम वो साफ कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न कल्चर के ख़िलाफ़ चलने वाले लोग हैं, वो जो अब यूरोपियन दुनिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। साफ बात है, ज़्यादातर उनमें से मिडल ईस्टर्न हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो ये बात। तो वो जूस से कहते हैं कि ये लोग आपके लिए भी ख़तरा हैं, हमारे लिए भी ख़तरा है, मगर आपका जो जूस का लेफ़्ट का जो आज भी लेफ़्ट है वो उनके हक में है, यानी उन लोगों के हक में बात करता है, जो ये आज के नए इमिग्रेंट्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उनका साथ ना दें। ये बात हमें सोशल मीडिया पे या डिफरेंट फोरम पे नज़र आ रही है, लेकिन ये जो AFD है या इवन जो पार्टी है गियर्ट वेल्डर की नीदरलैंड में, या इवन फ्रांस में जो एक अभी रिसेंटली वो भी इलेक्शन जीतते जीतते रह गए, तो वो उनका नाम है मैडम पेन की जो पार्टी है, ये सब जो लोग हैं ये इजराइल के सपोर्टर हैं। तो ये मसला, तो फिर ये नाजी कैसे हो गए, अनटचेबल कैसे हो गए? इसके साथ साथ वो कहते हैं, अब यूरोप में और जर्मनी में सबसे बड़ी बात यह कि वो कहते हैं कि AFD इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। अच्छा भाई, AFD इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, तो क्या CDU इमिग्रेंट के खिलाफ नहीं है? CDU ने तो अभी 3 हफ्ते पहले ऑफर की थी AFD को इलेक्शन से पहले कि आप हमारे साथ इस बिल पे वोट दीजिए, फिर बाद में वो पीछे हट गए। तो अगर इमिग्रेशंस के खिलाफ या नए इमिग्रेंट्स के खिलाफ CDF पे आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है, तो वो तो खुद वहाँ के अब सोशलिस्ट भी होते जा रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ, क्योंकि अब उनको पता है कि उनकी जनता अक्रॉस द बोर्ड इन जर्मनी एंड इन यूरोप वो इमिग्रेशन के हक में नहीं है। कनाडा में भी वही फजा बन गई है, क्योंकि एक काम इमिग्रेशन जब हद से ज़्यादा बढ़ती है और ख़ास तौर पर जो असाइलम सीकर्स हद से ज़्यादा बढ़े, तो फिर एक रिएक्शन आता है। कोई भी काम हद से ज़्यादा होगा तो उसका रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आया तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां फिर एक ही विचारधारे के साथ बहती हैं, क्योंकि उसका कारण ये सबको वोट लेने होते हैं। तो AFD को अभी तो सब अनटचेबल कह रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन AFD अब अपोजिशन में तो बैठेगी और मेन ऑपोजिशन होगी, सबसे बड़ी ऑपोजिशन होगी, और फिर अगले इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी पे ये दबाव होगा कि भाई तुमने AFD का साथ नहीं दिया। उनके कुछ कंजर्वेटिव वोटर्स कहेंगे। तो AFD अभी अगर 3.5 सालों में 10% से 20% पे आई है, तो अगले 3-4 साल में वो 30%, 40% भी हो सकती है। तो क्या तब भी जब उनको 30% अगर हम सपोज करते हैं अगले इलेक्शन में मिलते हैं, 35% मिलते हैं, जर्मनी में 40% मिलना तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी पार्टियां हैं, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। चलिए अगर वो आइडियली उनको 40% भी मिलते हैं, तो क्या वो अपनी सरकार बना पाएंगे? अगर वो नहीं बना पाएंगे इन फ्यूचर, इन केस उनका और पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है, वो बाय द वे पॉपुलैरिटी में कमी भी हो सकती है, कोई पार्टियों से ब्लेंडर भी हो जाते हैं, अगर वो पॉपुलर और हो गई, तो क्या अगले इलेक्शन में क्या कोई उनका साथ देगा, या फिर उनको अलग से ही गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी? इतनी पॉपुलैरिटी उनको गेन करना होगी कि वो जर्मनी की 630 में से समझिए आप कि 316 सीटें ले लें कि उनकी इंडिपेंडेंट सरकार बन सके।
अभी तो उनकी 152 है, यानी उनको डबल होना होगा इससे जो वो इस वक्त आज हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त उनको अनटचेबल आप कहते फिरें, जो मर्जी कहते फिरें, जितना उनको अनटचेबल यूरोप की पॉलिटिकल पार्टियां, दूसरी पार्टियां, स्पेशली जर्मन पॉलिटिकल पार्टियां बनाएंगी, उतनी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ये एक जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ नेचर है। जी कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। सर्वेश जी का है कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स। जी दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा शौक था। आज का हमारा ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी मेरा ख्याल है 27 ईयर्स के बाद वहाँ पे आई है, और ये कोई 10 सालों से तो मिस्टर केजरीवाल का ड्रामा वहाँ पे चल रहा था, ठीक ठाक किस्म का ड्रामा, उससे जान छूटी है लोगों की। तो अब देखते हैं कि आने वाले सालों में कैसे बीजेपी का वहाँ पे होल्ड रहता है। लेकिन ये तो बात पक्की है कि वो मेजॉरिटी के साथ आए हैं, फुल टेन्योर उनका चलेगा। और दिल्ली में भी आता जाता रहता हूँ, आप शायद दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो मुझसे समझते हैं, मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। फेडरली बीजेपी को सपोर्ट करते थे, दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल को चांस दिया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो इतनी ही बात आज करूँगा, इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। जी और क्वेश्चन हम लेते हैं। सुनील आनंद साहब का न्यूयॉर्क से है, वुड रशिया एक्सेप्ट पीस डील। चलिए अब हम आते हैं यूक्रेन रशिया के इशू की तरफ। रशिया मेरा ख्याल है जो पीस डील बन रही है, अब तक की जो इतलात हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो रशिया की काफ़ी हद तक मर्ज़ी के मुताबिक पीस डील बन रही है। कुछ चीज़ें होंगी जो अल्टीमेटली रशिया को पसंद नहीं होंगी, मगर डील में तो फिर आपको कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। डील में ऐसा तो नहीं होता कि एक ही पार्टी को सब कुछ मिल जाएगा। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, या जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, या जो अमेरिका के जो लेफ्ट के लोग हैं, या हमारे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज भी ये प्लेज कर रहे हैं, वो गए हुए हैं यूक्रेन 3rd एनिवर्सरी ऑफ दिस वॉर के मौका पे। अभी वो कुछ दिन तक और प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो जो है वो फुल सपोर्ट दूंगा। तो मेरा ख्याल है जाते जाते वो कोई $1-2 बिलियन और दे जाएंगे, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो ट्रूप्स हैं वो भी ऑन ग्राउंड उतारने को तैयार हैं पीस मिशन के लिए। तो अब ट्रूडो साहब तो जाते जाते कुछ भी कर सकते हैं। तो एनी हाउ रशिया अब यही कह रहा है कि भाई ये जो पीस ट्रूप्स उतारने की यूरोप बात कर रहा है, और अब कनाडा भी उस में शामिल हो गया, तो वो ये कह रहा है कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नेटो वहाँ पे ना आए। तो नेटो की तो वहाँ पे बात प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उनके बूट्स वहाँ पे नहीं होंगे किसी सूरत में। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई पता नहीं होता, जियो पॉलिटिक्स में भी कुछ पता नहीं होता कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बने और क्या आपको नया फैसला लेना पड़े। लेकिन रशिया, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि क्या रशिया इस पीस डील को एक्सेप्ट कर लेगा, अभी तो पीस डील फाइनलाइज नहीं हुई, उसके इनिशियल प्रोसेस चल रहे हैं। तो अब तक के जो इनिशियल प्रोसेस चल रहे हैं, रशिया ऑन बोर्ड है। रशिया कहीं ना कहीं बीच में कहता होगा कि ये बात शामिल ना करें, ये करें, कुछ हो जाती होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन ऑफ कोर्स डील में जो कुछ भी होगा वो अल्टीमेटली इस वक्त तो अमेरिका और रशिया ही दो बड़ी पार्टियां हैं। यूरोप ये कह रहा है कि इनफैक्ट यूक्रेन को बड़ी पार्टियां होनी चाहिए पीस में। बात ठीक है, यूरोप के भी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि जंग में सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका की है, स्टेक भी अमेरिका का था, क्योंकि इन्होंने ही उस जंग को शुरू करवाया था। तो ऑफ कोर्स वो यूक्रेन को भी बिहाइंड द सीन ले रहे हैं, जिसे कहना चाहिए ऑन बोर्ड। लेकिन यूक्रेन शोर बहुत डाल रहा है, इसलिए डाल रहा है कि उनको भी तो कोई फेस सेविंग चाहिए, उनको भी तो कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए, वो भी तो निकलना चाहते हैं इस जंग से। जंग के अंदर कोई भी रहना नहीं चाहता होता, और आज के ज़माने की जो जंगें हैं वो तो वैसे ही बड़ी डिज़ास्ट्रस हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि पीस डील जो भी होगी वो अल्टीमेटली थोड़ी थोड़ी सबकी बात उसमें शामिल होगी। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं और फिर हम आज की बातचीत को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कि अमित भाई का बॉम्बे से है क्वेश्चन, वो ये पूछना चाहते हैं कि इज ज़ेलेंस्की रेडी टू साइन मिनरल डील विद द यूएस। तो मिनरल डील तो यूएस की मतलब जो ज़ेलेंस्की के साथ है, वो अब उस पर ठीक ठाक शोर मचा हुआ है।
अल्टीमेटली ये लग रहा है, जो आज ही खबरें आई हैं, कि ज़ेलेंस्की के पास भी कोई चॉइस नहीं है। वो रशिया के साथ भी जो पीस डील होगी उसको भी मानेगा अल्टीमेटली जाके। और जो ये मिनरल्स की जो है डील, अब ज़ेलेंस्की ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मैं रेडी हूँ। तो वो, अब मैं देख रहा था कल ही ज़ेलेंस्की की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी 3 घंटे की, तो उसमें सदर ट्रंप के बारे में कई क्वेश्चन उसे पूछे गए, और उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा प्रेसिडेंट ट्रंप से, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, कि ट्रंप ने तो तुम्हारे खिलाफ बहुत बातें की है सख्त सख्त, तो क्या तुम कहोगे। तो वो उसने गोल कर दी वो सारे क्वेश्चंस। तो उसने वो अच्छे ढंग से ही जवाब दिया, अच्छे शब्द बरते प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ज़ेलेंस्की अफोर्ड नहीं करता मैस करना। चलिए मैं 4-5 क्वेश्चन लेने की और कोशिश करता हूँ, क्विक चाहता हूँ। राकेश मेहता जी का है बॉम्बे से, वाई आर ज़ेलेंस्की एंड अदर पीस लविंग लेफ्ट लीनिंग लीडर्स सो डिटरमिन्ड टू prolong दिस वार। देखिए बिल्कुल आपने सही ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी। अनफॉर्चुनेटली जो आज का लेफ़्ट एलीट है, ये लेफ़्ट नहीं है। लेफ़्ट होता था जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता था, पुराने जो इंपीरियलिस्ट होते थे वो राइट विंगर होते थे, उनके खिलाफ जाते थे। ये जो आज का लेफ़्ट है ये खुद इंपीरियलिस्ट हो चुका हुआ है। तो इनका जो धंधा है ये वॉर मॉन्गर्स हैं, ये इनकी वॉर इकॉनमी है कि इससे इनका निज़ाम चल रहा है। अब देखिए ना, ज़ेलेंस्की को जो यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, कनाडा से जो पैसा मिला है, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि करप्ट आदमी हो तुम, अब वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आई हैव टू बी फेयर, ज़ेलेंस्की का मामला नहीं है। वो तो शायद इतना करप्ट ना हो, वो तो शायद हो सकता है ठीक ही हो आदमी, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो वॉर इकॉनमी को चलाने वाले, जो वॉर मशीनरी को हैंडल करने वाले, उनकी करप्शन की बातें तो सामने आ रही हैं और बड़ी नेचुरल होती हैं। और बाय द वे उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में करप्शन एक रूटीन है। अब ये अगर कोई समझे कि जी कि यूक्रेन में अब ज़ेलेंस्की जो आपको दूध के धुले होने की बातें बताता रहता है, यही नैरेटिव है। यूक्रेन में करप्शन, माफिया, ये मतलब रशिया में भी बाय द वे, और उस पूरे रीजन में जो पुराना सोवियत यूनियन का ब्लॉक था, ये तो अभी लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया थोड़े थोड़े उस मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, वहाँ पे बेतहाशा करप्शन है, बहुत इश्यूज हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे मुश्किल लगता है कि ये रातों रात ठीक होंगे। इसीलिए जो आपने कहा प्रलॉन्ग वॉर क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट इसमें है। जी अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रियंका साहा जी का वैंकूवर से है, इफ़ ज़ेलेंस्की वर विलिंग टू नेगोशिएट व्हाट डिमांड्स माइट पुतिन सेट टू एंड द वॉर। आपने कहा अगर ज़ेलेंस्की नेगोशिएट के लिए तैयार हो, उसकी विलिंगनेस हो, वो तो अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाएगा, अंदर से तो वो विलिंग है कि जान छूटे इस जंग से। लेकिन देखिए बड़ी बड़ी अहम बातें हैं प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को कुछ हिस्सा तो छोड़ना होगा। कुछ हिस्सा नहीं, मुझे तो लगता है वो 20% ही छोड़ना होगा जिस पे इस वक्त रूस ने कब्जा किया हुआ है। फिर जो मिनरल्स की बात है वो भी रूस के साथ डील करनी होगी। अच्छा, मिनरल्स का बाय द वे जो मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग समझते हैं कि ये अमेरिका से अपना पैसा वापस लेना, ऐसी बात नहीं है सर। ये दुनिया को दिखाने के सारे हर पे है। अमेरिका असल में रशिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से यूक्रेन में मौजूद होंगे, हमने इनसे पैसा वसूल करना है, हमने मिनरल्स निकालने हैं, हमारी कंपनियां वहाँ पे होंगी और उसको जो सिक्योरिटी होगी वो यूरोपियन ट्रूप्स दे रही होगी। इसका मतलब कुछ और है, पैसा भी वसूल होगा नंबर 1, वो भी फ़ायदा, यानी एक तीर से दो शिकार। दूसरा ये कि रूस को मैसेज है कि तुम फर्दर अब मैस ना करना यूक्रेन के अंदर, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है ना वो, हम वहाँ पे हमारे फुट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पे होंगे। तो ये रशिया को भी बताना है कि भाई तुम अब जो ले लिया है बस इसके बाद चुप हो जाओ और अपने काम से काम रखो। हम तुम्हें ये गारंटी देते हैं कि तुम्हारे साथ हम मैस नहीं करेंगे, इसको हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी यहाँ पे कोई मैस ना करना। तो ये है पूरे का पूरा खेल तमाशा जो अब आगे आने वाले दिनों में चलेगा। और इसी बेस पे ज़ेलेंस्की भी कन्विंस है, मैं आपको बता दूं, आपको और मुझे बताने के लिए वो डिफरेंट बयान दे सकता है। यूरोप भी कन्विंस है और रशिया भी जानता है इस बात को,
वो भी कन्विंस है कि चलो भाई मेरी भी जान छूटे इस जंग से, और मुझे अब और क्या है, ज़मीन लेके करनी है। रशिया को कोई यूक्रेन की ज़मीन में इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास तो अपनी इतनी ज़मीन पड़ी है, अबेंडेंड है उनके, तो मतलब टाउन्स के टाउन्स अबेंडेंड है, तो वो उनके पास तो कोई ज़मीन का घाटा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि ये बफर जोन बन जाए और यहाँ पे नेटो ना आए, सिर्फ यही चाहते थे रशियंस। तो ये है खेल तमाशा जी। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। राज शुक्ला जी का लखनऊ से है, प्लीज़ शेयर थॉट्स ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। देखिए मैं इस पर क्या अपने थॉट्स दूंगा, ये एक तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। चलिए मैं शुक्ला साहब एक अलग से इस पे व्लॉग करूंगा आने वाले दिनों में, थोड़े मैच और होने दें फिर इस पे मैं बात करूंगा खुल के, क्योंकि आज का ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो इस पे मैं बात आज नहीं करता जी। संदीप माहोता जी का कलकत्ता से है, सॉरी संदीप महातू जी का कोलकाता से। आर वाइट सुप्रीमिस्ट रिस्पॉन्स टू वीक बॉर्डर पॉलिसीज आर देयर बेटर सॉल्यूशंस? हाँ, ये बड़े अच्छे आपके दोनों क्वेश्चंस हैं। देखिए वाइट सुप्रीमिस्ट भी जाहिर है एक तो हैं, नेचुरली हैं। फ्रैंकली पूरी दुनिया में ना रेस की बेस पे रेसिज्म होती है। रेसिज्म है ही रेस की बेस पे हो कि जी मैं इस तरह का हूँ। अच्छा, रेसिज्म सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती कि आपकी कलर की रेसिज्म है कि मैं वाइट हूँ, वो ब्लैक है, वो ब्राउन है, वो तो है ही है। इसके साथ साथ रेसिज्म विद इन ग्रुप्स भी होती है। अब हमने तो ये भी देखा वाइट्स में भी कि ये इटालियंस होते हैं यार, ये बड़े फसादी होते हैं, ये मैंने देखा, आयरिश को ये कहते सुने, यहाँ कैनेडियंस में भी ये कैसा है। अच्छा, इस तरह की बातें भी होती हैं। फिर ये रशियंस होते हैं, वो भी तो वाइट होते हैं ना। अब रशियंस के अंदर बड़ी खौफनाक रेसिज्म है, मैं वहाँ पे रहा हूँ। वो रूसी में कहते होते थे हर कलर्ड बंदे को, वो आपस में जब बातें करते थे वो कहते थे कि ये कौन सा चोरनी लूदी, यानी ये जो कौन से कलर्ड ब्लैक किस्म के लोग आ गए हैं हमारे मुल्कों में, वो ये बातें किया करते। उनको अपने कलर के अलावा वो चोरनी लूदी बोलते थे सबको, यानी रशियन में चोरनी से मुराद है ब्लैक, और ये कौन से, यानी जो भी उनके, चाहे वो इवन चाइनीज शक्ल सूरत के करगीज ही क्यों ना हो, वो उनको भी कहते थे कि ये क्या है भाई, ये क्या हो गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली है हमारे, मतलब यहाँ तक पाकिस्तान भारत की आप बातें देख लीजिए। मुझे पाकिस्तान की याद है कि वो ये कहते थे कि ये जो सियालकोट के लोग आते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते, ये बातें लाहौर वाले कहते थे, ठीक है, लाहौर वालों के बारे में ये बातें कराची वाले कहते थे। और इसी तरह इंडिया में भी ये रीजनल इश्यूज होते हैं। तो ये जो रेसिज्म है, जिसको मैं एथनिक रेसिज्म बोलता हूँ, फिर रिलीजियस रेसिज्म होती है, इवन विद इन द सेम ग्रुप्स। आप देख लीजिए हमारे हिंदू बहन भाइयों में दूसरे कोई थोड़े से डिफरेंट सेक्ट के होंगे अगर हिंदू, तो उनको अच्छा नहीं समझेंगे। मुसलमानों में शिया जो है सुन्नी, उनको अच्छा नहीं समझते, अहमदियों को तो बहुत ही बुरा समझते, एक ही जैसे लोग। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आपका बेसिक क्वेश्चन कि ये क्या एक रिएक्शन है या ये माइग्रेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो जाहिर है रेसिज्म एक तो वैसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जब आपको फील होगा, अब पाकिस्तान में फील होने हुआ कि जी अफगान मुहाजिर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ लूट गए, खा गए। अब उनके आने से कुछ काम अच्छे भी हुए, इकॉनमी ग्रो भी की, कुछ काम बुरे भी हुए। अब पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि यहाँ हम कनाडा में देख लीजिए कि जो मतलब इतनी मैस इमिग्रेशन इन रीसेंट ईयर्स में हुई है, तो अब लोग फील कर रहे हैं कि हमारी जो जॉब्स है वो ज़्यादातर इंडियंस ने, और उनमें से भी पंजाबियों ने टेक ओवर कर ली। अब यहाँ पे पॉलिटिकल जो हमारी भारतीय डायस्पोरा के इश्यूज हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ चलते रहते हैं। तो फिर ये एक्शन का एक रिएक्शन चल रहा होता है। असल खेल इतना है, एक्शन का रिएक्शन। दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और लेते हैं और आज की बात को वाइंड अप करते हैं। सर्वेश जी का है कि विल रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप? हाँ, ये अब रुकेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जंग आपको बहुत लंबी नहीं खिंच सकती, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आ जाने से सबको फेस सेविंग मिल गई है, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल गई। ये जंग अब रुकेगी। इतना ही मैं मतलब आपके साथ आज बातचीत करता हूँ, और बड़ी लंबी बातचीत हो गई और बड़ी अच्छी बातचीत हो गई। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी चलता रहेगा, और हमारे व्लॉग्स भी आप देखते रहिए, हमारे पॉडकास्ट भी देखते रहिए, हमारे जो न्यूज़ एनालिसिस हैं वो भी देखते रहिए। कल मेरा और हलीमा का न्यूज़ एनालिसिस चलेगा,
इसी वक्त भारत के समय के मुताबिक जो हमारा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है 12 PM नून टाइम पे चलेगा। ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी बातें इन डेप्थ आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ देखने का और उसमें पार्टिसिपेट करने का, इस इंटरैक्टिव डिस्कशन में हिस्सा लेने का बहुत बहुत धन्यवाद।